कोलकाता में साहित्य एवं कला प्रेमियों का स्वागत है। ताज़ा टीवी, प्रभा खेतान फाउंडेशन एवं एहसास महिला मंच की तरफ से मैं विक्रम नेवर आप सबका इस कोलकाता के धारावाहिक में आपका स्वागत करता हूं। आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक पहल है। विभिन्न सामाजिक कल्याण मूलक गतिविधियों को अंजाम देने हेतु भारतीय संस्कृति के प्रसार हेतु प्रभा खेतान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। कलम का श्री गणेश 2015 के मध्य में जयपुर में हुआ था, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य किसी विशेष रचनाकार की कृति पर चर्चा करना था, न कि सिर्फ उसका लोकार्पण करना। देश के अन्य शहरों जैसे रायपुर, उदयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अजमेर, मुंबई, पटना, पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, जोधपुर, रांची, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, यहाँ तक कि दुनिया के अन्य कई शहरों में भी हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है। इस कड़ी में यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से प्रतिभा सम्मान वरिष्ठ लेखक श्री विकास झा का स्वागत का सुअवसर मिला है। विकास कुमार झा जी का उसके स्वागत का सुअवसर मिला है मुझे। पटना में जन्मे एवं बड़े हुए श्री विकास झा जी कई सफलताओं के सरताज हैं। वे कई समाचार पत्रों में कार्यरत रहे। उनके ब्यूरो प्रमुख होने के नाते वे एक अनुभवी और कुशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, किंतु उनकी लेखन कला का चारुदिक विकास हुआ है और अन्य विधाओं में भी उनके कौशल को लोगों ने लोहा माना है। राजनीति से लेकर समाजशास्त्र जैसे विभिन्न विधाओं में भी झा जी ने अपनी कला की छाप छोड़ी है। मेखलीगंज पर उनकी पुस्तक बड़ी सुर्खियों में रही। उनकी ताज़ा पुस्तक हिंदुस्तान की पॉप सॉन्ग के बेताज मल्लिका उषा उत्थुप जी की बायोग्राफी है। उषा उत्थुप एक विलक्षण प्रतिभा की गायिका हैं। आज के इस सत्र में वे स्वयं उपस्थित हैं। यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। विकास झा जी से संवाद करेंगी एहसास कोलकाता की नीलिशा अग्रवाल जी। मैं यहाँ इस पवित्र त्रिवेणी उषा जी, विकास जी एवं नीलिशा जी तीनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस प्रकार शुरू होता है हमारा आज का संवाद सत्र। आप इस संवाद सत्र का आनंद लीजिए बड़े आराम के साथ। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आज के इस खूबसूरत शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे समक्ष मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एवं ऑथर विकास झा जी और विश्वविख्यात सिंगर और हम सभी की प्रिय दीदी उषा जी। आप सभी को बोल रही हूँ गौर करने विकास झा जी के शर्ट और उषा जी की साड़ी पर। हमारे आज के चर्चा का विषय यही होगा, उल्लास की नाव, जो किताब विकास झा जी ने उषा दीदी के ऊपर लिखा है। शुरुआत करते हैं आपसे विकास जी। कलकत्ता जाना जाता है अपने साहित्य, कला एवं संस्कृति के लिए। क्या आप इसे कभी अनुभव कर पाए हैं? आपका क्या विचार है इस बारे में एक लेखक होने के नाते? ये बहुत अच्छा सवाल किया है और इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कलम के नाम कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं बिहार से हूँ और बिहार के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए गोपाल सिंह नेपाली। उनकी पंक्ति है, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, राजा बैठे सिंहासन पर, राजा बैठे सिंहासन पर, है ताजों पर आसीन कलम, राजा बैठे सिंहासन पर, है ताजों पर आसीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। जिसने तलवार शिवा को दी, जिसने तलवार शिवा को दी, रोशनी उधार दिवा को दी,
रोशनी उधार दिवा को दी, जिसने तलवार शिवा को दी, रोशनी उधार दिवा को दी, पतवार थमा दी लहरों को, पतवार थमा दी लहरों को, खंजर की धार हवा को दी, खंजर की धार हवा को दी, अग जग के उसी विधाता ने, अग जग के उसी विधाता ने, कर दी मेरे आधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। बहुत ही तो खूबसूरत। मैं सबसे पहले कलम को सैल्यूट करता हूँ और कलम के साथियों को नमस्कार करता हूँ। कलम सारे भारत में ऐसे आयोजनों के जरिए एक बहुत अच्छा माहौल, एक क्रिएटिव वातावरण कायम करने की कोशिश करता है। आप भी कई आयोजनों में शामिल हुई हैं कलम के। तो ये बहुत, इन्होंने जो सवाल किया है कि कलकत्ता भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और ये मैं हमेशा से मानता रहा हूँ, बचपन से हम लोग सुनते रहे हैं। पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक था, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था तो बिल्कुल यहाँ का जो साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण था वह एक मेक था बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। सन 1912 में बंगाल और बिहार, उड़ीसा अलग हुआ, बिहार उड़ीसा अलग हुआ एक साथ, बंगाल 1912 में, आप सबको पता होगा। और 1934 में फिर बिहार उड़ीसा अलग हुआ। 34 तक हम लोग बिहार उड़ीसा वाले साथ थे, और 1912 तक ये तीनों हम साथ थे। और सबसे अद्भुत बात है कि मतलब, और यह मेरा सौभाग्य भी रहा कि जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों को, जो बांग्ला भाषी जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, चाहे वो सिनेमा के हों, चाहे वो लिटरेचर के हों, थिएटर के हों, वो भागलपुर में ग्रेट स्टार एक्टर अशोक कुमार साहब, भागलपुर में उनका जन्म हुआ। और मैं अशोक कुमार जी से जब मेरा सौभाग्य हुआ मिलने का, तो मैं उनके बम्बई के उनके बंगले पे, तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया। मैंने कहा कि मैं भागलपुर जब भी जाता हूँ तो आपके ननिहाल जाता हूँ, राजबाटी महल पैलेस जैसा था। उनके नाना राजा शिवचंद, परनाना राजा शिवचंद बनर्जी उनका नाम था, ग्रेट पर्सनैलिटी थे भागलपुर के। तो अशोक कुमार, किशोर कुमार, ये सब जो थे वो उनकी वो भागलपुर उनका बर्थ प्लेस है। शरत बाबू की ननिहाल इस लेन में अशोक कुमार, और अगली मानिक सरकार लेन में शरत बाबू की ननिहाल। और अपने ननिहाल से जैसे उषा जी बहुत जुड़ी रही हैं, ये लोग भी बहुत जुड़े रहे थे। तो मुझे शायद लगता है कि ननिहाल से जुड़े हुए लोग ज़्यादा कमाल करते हैं। तो इसलिए, और मैं आपको बताऊं कि नंदलाल बोस, नंदलाल बसु ग्रेट पेंटर ऑनरेला जी, नंदलाल बसु, दरभंगा में उनका जन्म हुआ था। बिहार का जो मिथिलांचल कहा जाता है, जहाँ से जो हम लोगों का मैथिली स्पीकिंग लोगों का कैपिटल समझिए वहाँ, मतलब कल्चरल कैपिटल। तो नंदलाल बसु का जन्म वहाँ पे हुआ दरभंगा में, और वहाँ दरभंगा का वह पीताम्बरी बंगला स्कूल अभी भी वहाँ है, एग्जिस्ट करता है, जहाँ नंदलाल बसु बचपन में पढ़े थे। तो वो विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी को ले लीजिए, घाटशिला, अनडिवाइडेड बिहार में। तो यह हम लोगों का, अभी शीर्षेंदु बाबू जो अभी मौजूदा में आपके बड़े लेखक हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बांग्ला के, तो शीर्षेंदु बाबू का कटिहार, कभी बात करिए शीर्षेंदु बाबू से तो बताएंगे कि कटिहार में कैसे वो बचपन में खेला करते थे, है ना। तो दिव्येंदु पालित, ग्रेट ऑथर ऑफ बांग्ला, दिव्येंदु बाबू से कभी बात करिए तो बताएंगे कि गया में वो बचपन कैसे गुजरा था उनका। तो नीलशा, बात क्या है कि इस तरह दूध बताशे की तरह हम लोग घुले रहे हैं। और आज भी पटना में जब कभी दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो कलकत्ता के आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे मंडप सजाने के लिए, या फिर बेटी की शादी होती है तो यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ सज्जा करने के लिए। तो ये तो रिश्ता है, और क्या चाहिए। बहुत खूब। अब आते हैं हम लोग उल्लास की नाव पर। आपको उषा जी पर जीवनी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से ये सब शुरुआत हुआ? ये एक बड़ा मतलब बहुत ही अब लगता है कि लोकप्रिय सवाल, पॉपुलर क्वेश्चन ये हो गया है अब इस किताब के आने के साथ। इस किताब को आए अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीना हुआ है। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि इसकी बड़ी अच्छी चर्चा
लोगों में है, पाठकों में है। और कभी कभी मुझे लगता है, मेरा नॉवेल है मैकलस्कीगंज, जो झारखंड में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का गांव है, विलेज है एंग्लो इंडियंस का। तो वहाँ एक मिस्टर कैमरन थे, D.R. कैमरन, वो गेस्ट हाउस चलाते थे, हाईलैंड गेस्ट हाउस। और उनके एक लोकल फ्रेंड थे, ही वॉज ए स्कूल टीचर, वो लोकल ही थे, रेजिडेंट थे, वो एक विलेज के थे वो रहने वाले। दोनों बड़े गहरे दोस्त, वेरी क्लोज फ्रेंड। तो अक्सर लोग पूछते थे कि भाई हाउ कम, कैसे एक एंग्लो इंडियन साहेब और एक लोकल रेजिडेंट जो इंग्लिश टीचर है लोकल एक स्कूल में, मिडिल स्कूल में प्राइमरी में पढ़ाते हैं, तो दोनों इतने कैसे गजब के दोस्त हो गए। जैसे शीला जी, टुटुल जी, ये सब बड़े दोस्त हैं इनके। तो अब ये लोग पूछते हैं कि फला फला का दोस्त इतना कैसे हो गया भाई। तो मिस्टर कैमरन ने एक बहुत एक बहुत बढ़िया जवाब दिया। कहा भाई देखो, आम जो है वो आम पेड़ पे होता है। आर्मन कहा उन्होंने कि मैंगो ये ऑन ट्री पे एंड फिश इन द रिवर, बट यू गेट इन वन प्लेट। दिस इज फ्रेंडशिप। तो उषा जी पे मैंने जो एक किताब लिखी, तो मुझे लगता है कि वही आम और मछली वाला हुआ कि गॉड ने एक प्लेट में ला दिया उसको। लेकिन सवाल ये है कि इसका बीज, इसका सीड कब पड़ा हमारे मन में। तो जब मैं अपने टीन एज में था, उस समय उषा जी के गानों के हम लोग बड़े दीवाने थे। और वो 70s का जो दौर था, वह पुष्प जी, आप और हमारे ताबिश भाई भी याद करेंगे उस दौर को, कि उस समय 70s का जो वो दौर था, वो यंग टर्क्स में रिवॉल्यूशन का दौर था वो। क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट के बाद देश में 47 के बाद जब इतने 20-25 इयर्स का जो रूल हुआ, उसके बाद लोगों में एक मोहभंग आया कि भाई हमने क्या पाया आज़ादी से, क्या खोया। उस मोहभंग में वो यूथ में एक रिवॉल्यूशन मन में आ रहा था, जिसका रिफ्लेक्शन हमें गुजरात में मिला, जब चिमन भाई सरकार के खिलाफ, चिमन भाई पटेल सरकार के खिलाफ गुजरात में बहुत बड़ा छात्र आंदोलन, स्टूडेंट मूवमेंट वहाँ खड़ा हुआ था। और वो धीरे धीरे उसकी चिंगारी फैली यूं कि वो बिहार में जेपी मूवमेंट के रूप में, स्टूडेंट्स मूवमेंट के रूप में आया। और उसी दौर में उषा जी खिल रही थी अपने गानों से। वो क्या संयोग था, देखिए, एक कोई इंसान किस वक्त में दाखिल होता है और उसका क्या रोल होता है, और वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और वो जो यूथ रिवॉल्यूशन का जो वो दौर था, जो एक प्रोटेस्ट था युवा में कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये देश कहाँ जा रहा है, ये मुल्क कहाँ जा रहा है। ऐसे में उषा जी के गाने, जहाँ झूम और धूम के साथ आनंद के गाने थे, उसके भीतर में जो एक सीड था, वो रिवॉल्यूशन का सीड था। और वो उसमें कहीं ना कहीं बगावत की आवाज़ थी, लेकिन बड़े प्यार के साथ थी। जितनी तुम प्यार से जी लोगे, उतनी ही जिंदगी रंभा हो। क्या बात है। तो मेरा सपना था, मैं कंक्लूड करता हूं इस क्वेश्चन को। हिंदी वालों को कुछ ज़्यादा बोलने की आदत होती है, माफ़ करिएगा। अंग्रेजी वाले बहुत कम, छोटे में बोल देते हैं। हिंदी वालों को पूरी सत्यनारायण कथा वो कहना शुरू करते हैं। वो हाँ, वही है वो। तो अब वो है बिल्कुल, बेशक, बहुत अच्छा कहा आपने। तो अब क्या हुआ कि ये मेरे मन में एक बड़ी एक ख्वाहिश थी कि इनका मैं एक इंटरव्यू लूँ। और मैं जर्नलिज्म में था, और मेरी इच्छा थी कि जिनके गाने को, मतलब मेरे घर आलम ये था कि मेरे घर में उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी और इनके शोज़ आते थे टेलीविज़न पे, डीडी पे। तो मेरे घर सबको पता था कि ये पागल हैं इनके गानों के। तो मुझे दौड़ के बुलाते थे, अरे उषा जी का गाना चल रहा है भाई, जल्दी चलो। हमारे घर के मेंबर्स हमें बुलाते थे, और मैं जाके वहाँ आके फाड़ के देखता था। अरे क्या खुश होते थे हम लोग कहाँ मौका मिलता था कि इनके शोज़ में उस समय में शामिल हो पाते। ऐसा कभी संयोग उस समय नहीं आया था। खैर,
तो ये सिलसिला चलता रहा। तो मेरी हसरत थी कि मैं इनका एक इंटरव्यू करूं। जब मैं जर्नलिज्म में, एक्टिव जर्नलिज्म में आया तो, लेकिन वो क्या गज़ब सी बात हुई कि उसमें 20 साल लग गए मुझको इनसे टाइम लेने में। मतलब इस बीच में मैंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर ली, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनके मतलब वो भी अमर हो गए हमारे अंजन दादा, क्योंकि अंजन दादा इनके ऑफिस के एक थे, इंचार्ज थे। वो टेलीफोन लैंडलाइन पे मिलते थे जब भी, तो मैं फ़ोन करता था, दादा मैं बिहार से विकास झा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैं दीदी का एक इंटरव्यू करना। नहीं नहीं वो बिजी है, हाँ दीदी बिजी है, दीदी को समय नहीं। बांग्ला टोन में हिंदी बोलते थे। बड़ा घबराता था मैं उनसे। एक दिन मैंने जब उनको फ़ोन किया तो ऑफिस में, तो कहा कि एक आदमी फ़ोन उठाया, बोला कि वो ऊपर गया। मैंने कहा अंजन दा बोल रहे हैं डरते डरते? तो बोला कि नहीं नहीं वो ऊपर गया। तो मैंने कहा कि फर्स्ट फ्लोर पर गए क्या? तो नो वो फाइनल फ्लोर पे चला। तो मैंने कहा कि हे भगवान, मतलब मुझे अपना रिएक्शन को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे खुश तो नहीं होना चाहिए कि कोई चला गया दुनिया से। एनीवे, लेकिन मैंने अपना जब बताया उनको तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप दीदी का नंबर देते हैं, आप सीधे उनसे बात कर लीजिए। देखिए, तो मैं जब मिला इनसे तो इस बात के 20-25 साल गुजर गए थे, और मैं अंजन दा को बहुत शुक्रिया करता हूँ इस मामले में कि कोई छोटा पुर्जा भी जो है ना, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जहाँ सुई जो है का काम है वहाँ तलवार क्या काम करेगा। अंजन दा इस मामले में काम ये कर गए कि उन्होंने रोक दिया मुझको एकदम अंगद की तरह कि नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते हो। तो 20 साल जब गुजर गए तो इनके कैरियर का 50 साल पूरा हो रहा था म्यूज़िक का। अब क्या देखिए इत्तेफाक ऊपर वाले की, 50 ईयर्स ऑफर कैरियर म्यूज़िक का। तो फिर मैंने कहा कि कितना वक्त गुजर गया है। मैंने इनसे बात की, फिर मैंने कहा कि इंटरव्यू इस बीच में मैंने कुछ नॉवेल्स लिखे, कुछ किताबें लिखी, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी जग गया था कि आई कैन राइट बुक्स। तो 3-4 मेरे नॉवेल्स आ गए थे और लोगों ने पसंद भी किए थे। तो मैंने कहा कि देखिए मैं आप पे एक बुक करना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से, इस टीन एज से मैं आपका गाना सुनता रहा हूँ, मैं उसका भारी फ़ैन रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपके ऊपर में अब एक किताब आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक इत्तेफाक भी है कि 50 इयर्स मेरा पूरा भी हो रहा है। मैंने कहा एक और भी इत्तेफाक है कि ये हिंदी में आएगा आपका, क्योंकि जनरली पॉप सिंगर्स को लेके एक धारणा रहती ही है, एक कंजर्वेटिव थॉट है कि पॉप सिंगर अंग्रेजी ना होते हैं, ऐसे ये वो। लेकिन हिंदी बेल्ट में इनकी क्या पॉपुलैरिटी है ये मैं आपको क्या बताऊं आज भी। और मैं कहता हूं हमारे जैसे लोगों के दुनिया से जाने के 500 साल 1000 साल बाद भी उस दौर का भी जो अगर यूथ होगा उषा उत्तुप के गाने सुनेगा। उषा दीदी, इनकी प्रेरणा रही है आपके गाने, आपका गाने गाने की क्या प्रेरणा रही है? What has been your inspiration for singing? Hi everybody, namaskar, namaskaram, sat sri akal, salam alaikum, and warm welcome to you, Vikas ji, and to you too. प्रेरणा मैं क्या कहूँ, you know, मैं एकदम नर्वस हो जाती हूँ जब ये बैठे हूँ यहाँ पे, क्यों इतने अच्छे से हिंदी में बोलते हैं, मैं डर जाती हूँ। अभी नर्वस है ना, ये बहुत मुझे गुस्सा आता है क्योंकि वैसे मैं बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, लेकिन इनके बाद बोलना ज़रा मुश्किल है। फिर भी इनकी प्रेरणा रही है, यानी he wanted to interview me and he says that he waited for such a long time, but I'm grateful to God that he waited. और इन्होंने जो कहा कि एक प्री कंसीव्ड आइडिया है कि इफ़ यू आर अ पॉप सिंगर, वैसे तो आप जैसे बोल रहे हैं जैसे कि इतने सारे पॉप सिंगर के बुक्स निकले हैं, किसी के भी नहीं निकले हैं, सिर्फ मेरे। लेट मी हैव अ हैंड फॉर दैट, कम ऑन। इस किताब का नाम ही है ऊपर में पॉप संगीत, भारतीय पॉप संगीत की महारानी। तो अब इसके ऊपर क्या होगा? तो इन्होंने जब कहा मुझसे तो ये बात आपने नहीं बताया इन लोगों को कि हम लोग बातें करते थे। मैं हॉस्पिटल में थी इन कोचिन, बिकॉज माय सन वाज नॉट वेल। तभी हमारी मुलाकात हुई ऑन द टेलीफोन, और मैं जानती भी नहीं थी इनको। और जब इन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैक्लस्कीगंज के ज़रिए I got to know that one of the
characters or one of the people in McCluskey Ganj was, I think, Joita, you would know Rebecca. Yes, Rebecca's parents were in McCluskey Ganj, and Rebecca was a classmate of my daughter. So there was a connect. There was a huge connect. तो जब मैंने कहा इनसे कि मैं उनको भी जानती हूँ और इन्होंने कहा कि भाई they are all from my book, from McCluskey Ganj. So then the conversation started. तब भी मुझे कभी पता नहीं, I never felt that he's going to write a book on me. और वैसे तो बहुत सारे लोग पहले भी पूछे थे कि they would like to write a book on me. Many people asked me, and somehow nothing happened with it. You see, from Harper's and Collins and other places. But when he said it, I really couldn't believe that it was going to be written in Hindi. And I am so grateful, क्योंकि मुझे यानी बहुत गर्व से मैं कहती हूँ कि लोग जो सोचते थे हमारे बारे में, अब वो लोग सब ये धारणा, they will change it, you know, that to get you out of that box, you know, think out of the box. Just because you're a pop singer doesn't mean it has to be in a particular language or whatever. और हमारे राष्ट्रभाषा में, you know, for him to write in that, I'm really proud that it was in Hindi. क्योंकि सभी लोग जानते हैं हमारे बारे में, और इन्होंने जैसे कहा कि हिंदी बेल्ट में मैं इतनी शोज़ कर चुकी हूँ, especially in बिहार एंड मध्य प्रदेश में भी कर चुकी हूँ, लेकिन बिहार इज़ द मैक्सिमम शोज़ आई हैव डन एक्चुअली. और लोग सोचते हैं कि बिहार में देयर इज़ नो स्कोप फॉर माई काइंड ऑफ म्यूज़िक, लेकिन it was really amazing that he would pick on writing it in Hindi, and I'm grateful for that, because English translation bhi aa jayegi, and Bengali translation is also on the way. So we're looking forward to that. But my inspiration has always been my audiences, and singularly मैं तो हूँ from a very musical family. लेकिन if you say singularly, it would be Radio Ceylon. That has been my inspiration. The radio has been my inspiration, and Harry Belafonte for connecting with the audiences. That's been my inspiration. And one more thing मैं ज़रूर कहूँगी इनके बारे में कि इतने persistent. I think all journalists are persistent, but you know, he's so persistent. He जहाँ पर भी जाएं बस एक नोटबुक निकाल देते हैं, वो बोलिए हाँ तो फिर ये, and you start जहाँ पर भी, it doesn't matter where, you know, he would start writing. And so where was a weird or a funny place? Weird, a place called Banana Leaf, while eating masala dosa and vada and sambar. Okay, that was weird. It was weird in the middle of conversation with some very high-flying people in Delhi or something like that. He would suddenly, with the, you know, first secretary or something like that, he'd whip out his little notebook and say, हाँ, तो ये, you know. और इनकी जो भी कहेंगे, तो it has to be in that, what do you call it? Pure Hindi. Oh my God. What? Bhari? Bharkam. Too much. So, but I learned so much from him. I've learned such a lot from him, and I'm grateful that he thought of calling it Ullaski now, which means boat of happiness and joy and cheer, which is what I've always believed entertainment is about, not to get to get people to smile really. और यही रही हमारी prerna, to be able to make people smile and be happy, no matter what you're going through. It doesn't matter. Absolutely, that's so lovely. I'm also grateful to Prabha Khaitan and you know, Anandita, who runs her whole team, who does this. Or I was so proud, you know, जब आज मैंने देखा कि कलम में श्री विकास कुमार झा, I was really proud of that. Really मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि हर एक author को, you know, अभी तो इतने सारे lit fests आ गए हैं और सब, लेकिन somehow Hindi में it doesn't happen so much. So actually it's people like Kalam and all who encourage this. And I think it's absolutely wonderful what my very dear friend, she's a Madrasi like me, she said, the thing I like about Vikas Kumar Jha the most is that he wrote an English story in Hindi. Oh, that's a beautiful... Yeah, really. Her name is Sudha Mahi Raghunathan, yeah. Round of claps for her. Yeah, really, fantastic. Because to take an English story, I don't mean English like Western,
लेकिन मैं नाइट क्लब सिंगर रही हूँ, एंड देन आई स्पीक एंड sang so much in English, and for him to write it in Hindi, I think that was one of the your greatest compliments actually. और सुधा मही जी तो आपके बहुत बड़ी फ़ैन हैं, अब तो बहुत सारे फैंस निकल गए, so it's really wonderful. That's my prerna. All my audiences. Beautiful. I hope it's an inspiration for all of us. और आपने कहा about the साड़ी and the shirt. Yes, please tell us about it. उल्लास की नाव, हाँ, अगर आप नोटिस कर चुके हैं तो that's really wonderful. We have another very dear friend called Nandita Raja who does printing for me कोलकाता के ऊपर हमारे साड़ीज़, और हमारे हर एक साड़ी में जो भी मैं प्रिंट करती हूँ हमारे सारे गाने के लफ्ज़ होते हैं उसमें, लाइक कोलकाता कोलकाता, और जो कुछ भी हो जाए हम ये कहेंगे, हम एक थे एक हैं एक रहेंगे भारतीय, वो हिंदी में दे। तो मैंने कहा कि उल्लास की नाव लेके कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, तो दे डिडंट बिलीव एक्चुअली दैट इट वुड बी सो गुड, सो शी प्रिंटेड इट फॉर मी, ऑफ कोर्स दादा मेड द बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। ये तो कहना ही है, कहते हैं देखते हैं कैसे इसको मार्केट करते हैं, पता नहीं। विकास जी, आपको ये किताब लिखने में कितना समय लगा? आपने कैसे शुरुआत की? थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में हमें बताइए। तकरीबन 3 साल, मुझे ढाई साल कह लीजिए, 2.5 साल का वक्त लगा मुझको। और हालांकि इसके पहले जो किताबें मैंने लिखी हैं वो उसमें 5 साल 6 साल करीब लगता रहा है, रिसर्च शामिल करते हुए, रिसर्च करते हुए, लिखते हुए, कुल मिला के हर एक किताब पे 5 साल 6 साल का वक्त मुझे लगता है। और मतलब जर्नलिज्म को जैसे कहते हैं लिटरेचर इन हरी, अशोक जी, तो लिटरेचर इन हरी जर्नलिज्म है, लेकिन लिटरेचर हरी में हो नहीं सकता है क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएगा वो। लेकिन इस किताब को करने में मतलब सीधे जो जनरली मैं 5 साल करता हूँ, 2.5 साल मुझे ये लगा क्योंकि इनकी पर्सनालिटी की शायद तासीर वो थी कि उसमें एक गति आ गई, एक स्पीड, एक पेस जो आया वो इस वजह से। जैसे और मैं बताऊँ आपको कि 3 बातें इनसे मैंने सीखी हैं अब इस किताब को लिखने के दौरान। वो मेरा अगला प्रश्न होने वाला था। अगला प्रश्न होने वाला तो सुन ही लीजिए फिर। जी बिल्कुल। जब छिड़ गई है दास्तान तो क्या है उसमें, है क्या कि इनसे जब कभी मैंने कुछ कहा है कि उसमें फ़ला इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ़ला को फ़ला इन्फॉर्म करिए कि वो फ़ला तस्वीर मुझे चाहिए इस बुक के लिए, या फ़ला जानकारी मुझे चाहिए उनसे फ़ला जगह के लिए, फ़ला से अपॉइंटमेंट तय करवा दीजिए कि जो आपके साथ पढ़ते थे या आपके साथ थे हुआ करते थे उनसे मुझे समझ चाहिए। तो मैं सोचता था कि इतनी बिजी पर्सनैलिटी हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि भाई अब हम लोग भी या आप में से बहुत से हमारे साथी सोचते हैं अच्छा आज से कल तक में ज़रूर कर देंगे, तो जनरली यही थॉट रहा। तो अगले दिन जब मैंने इनसे पूछा कि क्या वो आपने उनको कह दिया था मैं उनसे बात करूं, तो उन्होंने कहा कह दिया था, मैंने तो उसी वक्त कह दिया। इनकी डिक्शनरी में टुडे नहीं है, नाउ। उल्लास की नाव, अभी। वो मतलब ये है कि जो लोग इनको जानते हैं, आप सब इससे वाकिफ होंगे कि अगर इनसे कुछ कह दिया है तो मतलब समझिए कि अगले 10 मिनट के अंदर अगर उस आदमी का नंबर इनके पास है तो उतना वक्त इनको अगर नहीं है तो वो पता करने में इनको जो वक्त लगे, लेकिन वो दुनिया में ढूंढ लेंगी ये, वो वर्ल्ड के किसी कोने से उसका नंबर पता करके, उस आदमी का एड्रेस करके और उसको तुरंत जो है मेटरलाइज कर देंगी। 1 थिंग, नाउ, नॉट टुडे, नाउ। एक नंबर 2 कि किसी काम को 100% दो, 99 पे मत छोड़ो उसको, दो तो 100%, वरना उधर देखो ही नहीं। ये एक बड़ी बात है। हम लोग जनरली 100% नहीं दे पाते हैं और इसलिए फिर हम लोग फिक्र करते हैं कि यार मेहनत तो की थी, रिजल्ट क्यों नहीं आया। अरे 100% नहीं दिया उसको, मुड़ के देखो 100% दिया था, नहीं दिया। अब उल्लास की नाव आई,
अब उस पर इन्होंने ये सब प्रिंट करवाया, इसको इतना बेहतरीन ढंग से पेश किया। और अभी 10 तारीख को वर्ल्ड बुक फेयर है दिल्ली में, जो अभी 4 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा वहाँ। तो 10 जनवरी को दिल्ली जा रही हैं ये, एक प्रोग्राम कैंसिल करके अपना, क्योंकि इनका मानना है कि इस बुक के लिए जो भी मुझे करना चाहिए वो हम करेंगे। तो ये 100% देने की बात, नाउ गिव योर 100%। और जो सबसे तीसरी बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी से ग्रज नहीं रखना। जैसे मैं किसी को 4 बार, अगर मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं इससे बड़ी नहीं हूं, मैं खुद इसका बुरी तरह शिकार हूं कि मैंने अगर किसी को 4-5 बार फ़ोन किया और उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, अच्छा मोबाइल पे तो आ भी जाता है कि आपको कौन, आप बात भी कर रहे हैं तो कॉल वेटिंग का आ ही जाता है। तो एक आध बिहार में हमारे मिनिस्टर फ्रेंड हैं, तो जब वो मिनिस्टर में ओथ लिया उन्होंने, हमारे बड़े पुराने दोस्त, तो मैंने उनको बधाई के लिए फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया और फिर उनका जवाब नहीं आया, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा इतना पुराना दोस्त है, मेरा नंबर इसके मोबाइल में सेव है, इसने कॉल बैक तक नहीं किया। यार तुम मंत्री बने हो तो तुम मुझे क्या बना दोगे? मैं तो खुशी अपना प्लेजर एक्सप्रेस करना चाहता था। आई ब्लॉक्ड हिम। फिर बाद में वो मिले तो मैंने कहा यार मैंने तुमको ब्लॉक कर रखा है। तो कहा क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा। तो उषा जी में ये नहीं है, ये ब्लॉक नहीं करेंगे, ग्रज नहीं रखिए। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं उससे पूरी तरह उसको सिद्ध नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कर देता हूँ अभी भी। गाहे बगाहे गुस्सा आ जाता है कि इसने फलाने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया, मेरे फ़ोन को इग्नोर किया, ऐसा कर दिया उसने मेरे साथ। तो ये नहीं रखिए। जो कोई ग्रेट पर्सनैलिटी होती है या होते हैं तो वो किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं पालते, कोई शिकायत नहीं पालते, है ना। तो इसलिए ये तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ईगो ही है, नेचुरली ईगो है। उसको बिल्कुल विलीन कर देना, उसको बिल्कुल विलीन कर देना। ये नहीं कि अच्छा जी हम खुद से उनको बढ़ के फ़ोन कर लें, तो मैं सोचूंगा कि पता नहीं अब ये सही होगा कि हम खुद से फ़ोन कर लें, क्यों नहीं फ़ोन करें, हाँ कर लेते हैं, दिस इज़ वंडरफुल। तो ये 2.5 साल का वक्त 5 साल के बदले जो 2.5 साल लगा, ये इनकी पर्सनैलिटी की तासीर की वजह से लगा। एकदम समय आधा हो गया क्योंकि रफ्तार आ गई, उसमें राइटिंग में रफ्तार आ गई, वो पेस आ गया, वो वेग आ गया। जो वेग, जो रफ्तार, जो तीव्रता और वह उल्लास की तीव्रता, वह खुशी की तीव्रता। क्योंकि जब उषा जी मंच पे आती हैं और जो अनाउंसमेंट होता है, आई बिलीव इन म्यूजिक, आई बिलीव इन लव, माय गॉड, लगता है जैसे जादू छिड़ गया है चारों तरफ में। तो यू नो ये जो तीव्र उल्लास है, ये जो तीव्र वेग है, तो वह पर्सनालिटी पे डिपेंड। मैंने गया पे नॉवेल किया, लिखा है, जो ट्विन सिटी है गया बोध गया, जहाँ लोग पिंडदान करने जाते हैं, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान पाया। कुछ लोगों ने हमसे कहा ये बहुत नीरस लिखा है आपने, मतलब बहुत उदास किस्म का नॉवेल है ये। तो मैंने कहा यार वो ऐसा शहर है जो जहाँ बिना पानी की नदी है, ठीक है। फल्गु नदी भारत ऐसी नदी है जहाँ पे पानी नहीं है, उसको कुरेदिएगा, खोदिएगा उसे तो पानी निकलेगा। बहुत सी इंसानों में भी ऐसे हैं जो ऊपर से सूखे दिखते हैं, उनको कुरेदिएगा पानी निकलेगा। तो मैंने कहा भाई अब गया की यही फितरत है, लेकिन हमारी जो उल्लास की नाव हैं, जैसे हम सफ़र पे निकलते हैं तो अपनी नाव में कोई नाविक, कोई बोटमैन अगर निकलेगा तो रसद, पानी सब कुछ लेकर, बारिश आएगी तो उसके लिए फिर वो सारा इंतज़ाम करके, तूफ़ान से लड़ने के लिए वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम अपने उस बोट पे करके चलता है। कब पता नहीं समंदर में तूफ़ान आ जाए, कब पता नहीं कितने दिन सफ़र में पहुँचे। तो इनके बोट में इतना उल्लास, इतनी खुशी है, सब वो रसद पानी है हम सब की ज़िंदगी का, जो उल्लास की नाव में भर के चलती हैं। बहुत खूब। एक बात इन्होंने नहीं कहा, हालांकि हर एक मीटिंग में इन्होंने कहा है, आज नहीं कहा, लेकिन मैं कहूँगी अगर आप सुन चुके हैं इसके बारे में तो
It's too bad you have to hear it again. इन्होंने हाँ, it's really amazing. वो वाली बात बताइए जहाँ पे आपके हर सब लोग घर में बहुत खुश होते हैं जब फिल्म देख के आते हैं. तो हाँ, ये बात हमारे ये एक बहुत ख़ास बात ये भी है. अब ये हमारे इन पे मैंने क्यों लिखा, ये भी एक उस इस सवाल का एक बहुत लेटर आंसर है. ये पहला इन्होंने किया था, दूसरा सवाल था वो कि भाई अब लोग बहुत से कहते हैं उषा जी पे क्यों आपने लिखा है. तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि मैं बचपन में मैं सुनता था मेरी नानी, और बहुत प्रोग्रेसिव थी अपने ज़माने में वो, मतलब फ्रीडम मूवमेंट वगैरह सब में शामिल हुई थी. तो मेरी नानी, मेरी माँ वो हिंदी की प्रोफेसर रही थी. तो ये लोग जब फिल्में देख के आती थी तो हम लोग बचपन में सुनते थे कि बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत रोए. तो मैं पूछता था उन सब से कि आप लोग फिल्म रोने के लिए जाते हैं क्या? तो भाई हम लोग समझते सिनेमा का मतलब, और हम लोग जो अपने स्टूडेंट लाइफ में शम्मी कपूर, देवानंद, एवं दारा सिंह की कोई फिल्म नहीं छोड़ते थे, क्योंकि दारा सिंह उठा के वो सबको एक हाथ से फेंक देते थे 10 लोगों को. तो कहते क्या जवां मर्द है, क्या मस्त आदमी है ये. तो हम लोग वो मतलब उदासी, रोना, वो बड़ा हम लोग को फालतू किस्म का लगता था जो हम लोग यंग टर्क थे उस ज़माने में. तो ये जो हैप्पीनेस है अंदर का, तो हमारे ज़माने में वो बहुत खुशी की बात थी. और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों के समय में वह एक रिवॉल्यूशन का एक सबब भी था. हम लोगों के दौर के 70s में जब हम लोग खिल रहे थे नौजवान के रूप में. लेकिन आज के दौर में ये जो कंज्यूमरिज्म का दौर है, इस कंज्यूमरिज्म के दौर में चाहते हैं इतनी आकाश को फाड़ के निकल रही हैं, चाहते हैं स्काई को भी ब्रेक कर रही है, कि इतनी चाहत, इतनी हसरत, और उसमें आज का यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है. तो वो रिवॉल्यूशनरी भी बहुत हद तक नहीं रह गया है आज का यूथ. जबकि हम लोगों के दौर के यूथ थे, आप याद करिए कि उस दौर का यूथ इतना रिवॉल्यूशनरी था कि नक्सल मूवमेंट को जन्म दिया उसने. लेकिन आज क्या कोई इस तरह का रिवॉल्यूशन किसी यूथ में दिख रहा है कि नहीं? तो इसलिए आज के दौर में उषा जी की ये किताब, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये अभी क्यों आई. तो मैंने कहा कि देखिए, एक तो कुदरत यही चाहता था, नंबर 2 कि इनके कैरियर का 50 साल पूरा हुआ है, और नंबर 3 कि ये गॉड भी यही चाहते थे कि जब कंज्यूमरिज्म के दौर में उस दौर का यूथ बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार जब होने लगे, तो उषा उतू पे किताब लिखना वो मेडिसिन का काम करेगी. और ये भी सच बात है कि आज के यूथ में जो रेवोल्यूशन है, मुझे दिखाई देता है कभी कभी कि इट इज़ अ यूजलेस काइंड ऑफ रेवोल्यूशन which doesn't bring about any good results. आपके शायद in our time when we thought of revolution or सब, I think there was a focus, there was a definite focus which is missing today. And I think जब हम लोग entertain करते हैं लोगों को, ख़ास तौर से जब मैं कैंपस में गाना गाती हूँ, तब तो देखती हूँ कि the children, the youth are really hungry. They are hungry for love and happiness and peace of mind, really. And I think if you can do a fraction of that with either writing a book or singing a song, I think it's one step in the right direction. Both of you contributing to the right causes. Usha ji, I've read on the internet कि आप म्यूज़िक क्लास से बाहर निकाल दिए गए थे बचपन में. तब से लेकर आज तक आप जिस मुकाम में पहुंची हैं, आप 22 भाषाओं में गाना गा चुकी हैं. How has the journey been? आपकी जीवन यात्रा कैसी रही है? It's been a fantastic journey actually. और इतने कम समय में it's very difficult to say, to talk about my journey of 50 years. लेकिन कह भी सकती हूँ बहुत precise and very, concise by saying that actually it was such a time that I came onto the scene. ये सही टाइम था जब मैं शुरू की. I think people were looking out for something which they could bring the family to, listen to family kind of treat, you see, in nightclubs, जहाँ पे मैं शुरू की.
और फिर जितने भी सारे हमारे गाने आए फिल्मों में, यूजुअली माई फिल्म्स वर ऑल, आई मीन ऑल माई फिल्म सॉन्ग्स वर गिवन टू द बैड गर्ल्स इन द मूवी। अच्छे लड़कियों को सिर्फ लता मंगेशकर जी और आशा भोसले ने गाने गाए। सो इट वाज क्वाइट डिफरेंट एक्चुअली इन दोज डेज, बट फॉर मी इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी, लाइक एनीबडी एल्स, एनी अदर वर्किंग वुमन who has to make sacrifices on the way. I won't say sacrifice, I won't say compromise. I think you have to choose. And when you choose, you must have the courage to face your conviction. और वही मैंने किया. और I don't think it's such a great thing, you know, but there's been lots of highs, lots of lows, lots of ups and downs. यहाँ वहाँ. But I'm like a tennis ball. जितने जोर से फेंको नीचे उतनी जोर से मैं वापस आ जाती हूँ. I hope we all can be like one. Yeah. So I think the journey has been absolutely wonderful for me because I've had great audiences and I've had somebody who's made it so different for me, like Vikas ji, to write in Hindi. For me, that is the crowning glory. Really crowning glory. Thank you, Vikas ji. Yeah, because it has put to rest many critics, you know, जो critics भी होते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ अंग्रेजी में गाना गाती हैं, तो so what, you know, what difference does it make if I sing in English or I sing in Tamil? I mean, I sing in Tamil, I sing in Malayalam, sing in Bengali. What difference does it make? Because the person who feels for you, or the person who feels for the subject, will write in the language that he wants, and that makes for a different kind of weight altogether, completely different. I'm feeling so overjoyed. मुझे इतना अच्छा लग रहा है. He is full of praises for you, and you're full of appreciation for him. Like there's such a mutual admiration. Absolutely. And I'm like so honored to be a part of this. Absolutely. But I tell you one thing, कि इस बुक को जब मैं कर रहा था तो मतलब एक चैलेंज था मेरे पास में, क्योंकि बायोग्राफी जनरली एक उसमें एक बहुत ये डेंजर होता है, बायोग्राफी लिखने में ख़तरा होता है, रिस्क रहता है कि क्योंकि हम बड़ी पर्सनालिटी पे लिखते हैं. जनरली बायोग्राफी बड़ी पर्सनालिटी पे जब हम लिखते हैं तो उस पर्सनालिटी से इतना ज़्यादा मेस्मराइज्ड या इतने ज़्यादा मोहित हो जाते हैं कि हम उनको गॉड या गॉडेस बना देते हैं. तो सवाल ये है कि रीडर को क्या बायोग्राफी में क्या इंटरेस्ट है, रीडर क्या चाहता है बायोग्राफी में, ये मेरे मन में थ्रू आउट एक लिखते हुए सवाल था. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैंने नॉवेल्स कई लिखे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो बायोग्राफी लिखी उषा जी जैसी ऑनेस्ट पर्सनालिटी पे लिखी, क्योंकि इनकी ऑनेस्टी सैल्यूट करने लायक है. आई टेल यू, क्योंकि जनरली अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने उसमें डिसाइड किया कि देखो रीडर को चाहिए क्या बायोग्राफी में, तो ये उठाया. ये वो जानते हैं कि उषा जी इज अ लोटस, लता मंगेशकर इज अ लोटस, रफ़ी साहब इज अ लोटस, ओके, मुकेश इज अ लोटस. लेकिन रीडर को तो ऑलरेडी ही नोज या दे नो कि वो लोटस हैं, दे ऑलरेडी नो. तो उनको क्या जानकारी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बायोग्राफी में? द रीडर का रिक्वायरमेंट ये है कि दे वांट टू नो अबाउट हाउ मच मड, कितना मड उस लोटस के नीचे है, कितना मड है, कितना कीचड़ है, कितना स्ट्रगल है. वो अगर आप सच्चे और ऑनेस्टी के साथ अगर नहीं देंगे, रीडर 10 पेज पढ़ के उस बुक को रख देगा. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इसमें मैंने भाषा जरूर दी है, मैंने अपने जो भी मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई सैल्यूट उषा जी. सेकेंड मीटिंग में इन्होंने अचानक मुझसे कहा कि विकास जी मैं बहुत अपसेट फील कर रही हूँ. तो मैंने कहा कि मुझसे कुछ गलत सवाल हो गया क्या, मैंने हर्ट कर दिया कुछ ऐसा आपसे? क्योंकि हिंदी बेल्ट के लोग थोड़ा संकोची स्वभाव के होते हैं, बहुत पर्सनल क्वेश्चन भी नहीं करना वो पसंद करते हैं कि कहीं अगला आदमी ना बुरा मान जाए. तो इन्होंने कहा नहीं, मैं परेशान इसलिए हूँ कि आपने कई ऐसे ज़रूरी सवाल अभी तक पूछे नहीं. मैंने कहा तो सेकंड ही सीटिंग है. तो फिर उन्होंने अपना डिटेल कुछ ऐसा रिवील किया,
आप बुक में पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब मुझे अगर कहा जाए खुद किसी दिन अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए, तो शायद अपने बारे में मुझे उस तरह लिखने की हिम्मत नहीं होगी जो उषा जी ने अपनी बायोग्राफी के लिए मुझे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए। जी, स्पेशली आई थिंक शायद लोग जानते नहीं हैं कि मैंने इतने करीब हमारे फ्रेंड्स जो बैठे हैं यहाँ पे, उनके साथ भी मैंने ये डिस्कस नहीं किया कि आई हैड एन hemiparesis in 1969, just below my, and I couldn't walk, I was paralyzed. But still I kept on singing, okay? मैंने ये सब बातें तो कभी की नहीं, because I'm not one of those people to say, oh, शरीरটা खराब, आज की আমি গাইতে পারবো না, আমি দাঁড়াতে পারবো না. I don't talk like that. Agar once you're in the stage, once you're in the stage in front of everybody, you just deliver. It doesn't matter what you're going through in your life. So there were many things like that हमारे बारे में. So I wore a caliper for so many years. I mean, for 1.5 years I wore that. I had a wrist drop. Lekin I never spoke about it in that, oh, I struggled so much. Never spoke. So for the readers, as he says, what do they want to know? He asked me details about my father, my mother, my grandmother, जो मैं भी नहीं जानती थी. Then I asked my sisters or my aunt, जिनसे भी मैं पूछताछ की. I had to do research myself before I spoke to this man. So it's been a great journey for me. Our time is up, but I had a rapid fire in mind. Let me just try to finish it up in 1 minute. Okay, Usha ji, one very quick rapid fire with you. Okay. Pop music or classical music? Pop music. Of course. Pop music as in the short form of popular music. Yes. 3 most favorite songs? Windmills of Your Mind. At the moment, jo my man mein ja rahi hai, all the time it's going on in my mind, is one of Jagjit Singh's fantastic, bhajans. And I would say, what do you think? My Way. My Way. नहीं, वैसे हमारे कोई favorites ऐसे नहीं हैं, लेकिन time to time जब it keeps changing. So, okay. But my all-time favorite is My Way and Windmills of Your Mind. Hindi songs or English songs? Both. Okay. One tip for stage fright. Sorry? One tip for stage fright. I have no tips. I can only tell you stage fright is part of my life. Every day We don't believe. It's terrible. Look at my nails. I try very hard not to bite them all the time. No, stage fright. I have no tips to give anybody except to say that if you are scared before a show, it's good. Okay. Because then you'll work. I work better under pressure. One movie that made you cry? One movie that made me cry. मैं तो बस रोती रहती हूँ हर वक्त. I love it. I love You're the a movie fact. crier. I'm a great, which is the one we saw recently. We cried and cried and cried. About those 4 guys, no, छिछोरे. ये तो बताइए, ये आप लोग भी जाके रोती हैं सिनेमा देख करके? मैं रोती हूँ, बहुत मुश्किल में. मैं बहुत रोती हूँ. मैं हैंकी सब ऐसे मुंह में डाल के. बताइए तो, ये भगवान, बहुत रोती हूँ मैं. अरे हाँ, और मुझे सारे दिलीप कुमार और मीना कुमारी और मधुबाला के हाय सब फिल्म. I love it. I love to cry in a movie. If your life was a song, what would be the title? What would be the title? उल्लास की नाव. Perfect end. लेकिन the perfect end, but let me tell you one unbelievable thing is that I'm scared of water. So my now is always floating and going so beautifully and smoothly on the waves of my audiences for so many years. Yeah. Can we end with something small that you can sing for us, please? I thought you might want to ask, but then Anandita said there's no time to sing. So, okay. But I'm sure all of us want to hear. हाँ ज़रूर, आप बताइए कौन सा. हाँ certainly. जी.
हाँ। कोई यहाँ, वो गाना का बोल है, कोई यहाँ नाचे नाचे। उस कहानी को मैं राजन यादव की पत्रिका हमसे भेजा था। राजन यादव ने पत्र दिया कि इतना भद्दा तुमने इसका अंत किया है, इसको तुम चेंज करो। इतना भद्दा अंत किया है इस कहानी में, ये कोई यहाँ नाचे नाचे, ये क्यों कहा तुमने? हालांकि पॉलिटिकल कहानी थी वो। फिर कहानी वो छपी बाद में, हंस में जब राजेंद्र यादव नहीं रहे तो बाद में कहानी छपी और बड़ी प्रशंसा उसकी हुई। लेकिन उसमें जो कोई यहाँ नाचे नाचे, उसका जो शीर्ष दिया है मैंने, अंत जो दिया है, उसी पंक्ति से कहानी जो है ब्लूम हो गई है। जो लवली पॉलिटिकल आदमी है, किसी को मार कर वो गाना गाते जा रहा है। सुपर। एक पार्टी वाले को मार कर वो बस्ती में गाते जा रहा है, कोई यहाँ नाचे नाचे, कोई यहाँ नाचे नाचे। तो ये मैं चाहूँगा कि इस पंक्ति को एक बार दोहराएं। हाँ ज़रूर, मेरी ख्वाहिश है। और ये भी मैं कहूँगी, शायद किसी ने कभी नहीं सोचा, हमारे सारे गाने जो लोग सोचते हैं बहुत मीनिंगलेस है, कोई यहाँ, अगर किसी फैंटास्टिक भजन सिंगर ने इसको भजन में बदल दिया और कृष्णा और उनके गोपियों के साथ कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, मैं तो धन्य हूँ देख कर आपको, तो वो भजन हो जाती है। हमारे लिए हमारे सारे गाने भजन हैं, क्योंकि मैं आई ऑफर इट ओनली टू गॉड। मैंने जब लिखा था तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। मुझे लगा कि एक जो विलन है वो आक्रोश में अपने सहयोगी को मार कर झूमते नाचे गा रहा है, और ये गाना लवली। इसमें मैं एक लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि चाहूँगा ये बातिश जी, अच्छा दिया था जी। इसमें बातिश जी एक बात, आप बैठे तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, छोटा सा एक प्रसंग। मैं मिथिला से आता हूँ, आई एम अ मैथिली स्पीकिंग पर्सन। विद्यापति का एक गीत है, विद्यापति बड़े महाकवि अपने दौर के, हम लोगों की मिथिला के बड़े ग्रेट पर्सनैलिटी रहे। तो वो लिखते हैं, भगवान शंकर तो बड़े नर्तक थे। भगवान शंकर का नर्तन जो है, भगवान शंकर का नर्तन तो जगत विदित है। तो उनकी एक पंक्ति है, पार्वती कहती हैं, गौरी जो पार्वती का नाम है, तो गौरी कहती हैं भगवान शंकर से, उनकी अपने पति से कहती हैं कि आप नाचिए, नर्तक हैं भगवान। तो क्या है वो पंक्ति है, तो जब नाचिए कहती हैं तो भगवान शंकर का जो रिप्लाई है वही ये गाना है। उसकी 4 पंक्ति मैं बताता हूँ। आहा जे कहै छी गौरा नाच, आहा जे कहै छी गौरा नाचू, हम कोना नाचब हे। मतलब ए गौरी, पार्वती, आप जो कह रही हैं मुझको नाचने के लिए, मैं कैसे नाचूं? तो क्यों कैसे नाचूं? अमीय चुबीय भूमि खसत, मैं जब नृत्य करूंगा अमृत गिरेगा। अमीय चुबीय भूमि खसत, बघंबर जागत है। ये जो बाघ का मृग के छाले पे मैं बैठा हुआ हूं, उस अमृत से वो उठ खड़ा होगा। अमीय चुबीय भूमि खसत, बघंबर जागत है, कार्तिक पोसल मयूर से हो धरि खायत है। भाई बहुत बढ़िया। यानी वह जब जीवित हो जाएगा अमृत से, वह बाघ जब जीवित हो जाएगा तो वह तो कार्तिक का जो पाला हुआ जो मयूर है उसको भी खा जाएगा। सोचिए ना कितना अनर्थ होगा। इसलिए मुझको नाचने के लिए मत कहिए। क्या गजब जीवन का यह नृत्य है। हम सब नर्तक हैं इस जीवन के इस मंच पर, हम सब नर्तक हैं। तो कोई यहाँ नाचे नाचे, कोई यहाँ नच नचे, कोई वहाँ नच नचे, सारे हंसियाँ नच नचे, सारे जवान नच नचे। औआ औआ तुमसे प्यार, औआ औआ मानो ना मेरे यार, औआ औआ तुमसे प्यारा। थैंक यू सो मच। एक बात में बड़ी खुशनसीबी है आज की ये जो शाम है जी, सुहानी शाम कलम की। बराबर इसके सारे कार्यक्रमों में तो हम लोग आते ही रहते हैं। तो इनको याद नहीं होगा, आज से लगभग 40 साल पहले उषा उत्थुप जी का मैंने इंटरव्यू लिया था रानीगंज में। अल्लाह सच्ची? लेकिन हाँ, रानीगंज में उस समय मैं हिंदुस्तान समाचार के लिए कुछ काम भी कर रहा था। अच्छा। तो लेकिन ये बड़ी खुशी हुई कि विकास कुमार झा ने आपकी आत्मकथा को लेकर ये किताब लिखी। और मैक्लस्कीगंज इनकी जो किताब है, मैक्लस्कीगंज
मैं खुद भी आज से 20-22 साल पहले वहाँ गया हूँ, खिलाड़ी जैसे आपसे बात कर रहा था, खिलाड़ी के वहाँ। और अभी संजोग से कल परसों ही मैं YouTube पे देख रहा था आपकी बेटी को मर्द और औरत की आवाज़ में गाते हुए। ये बड़ी नई चीज़ मुझे लगी कि आपकी परंपरा को आपकी बेटी आगे बढ़ा रही है, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम मैंने देखा इनका। उस पर अगर थोड़ा अंजलि से कभी जब आप बात करेंगे फोन पे तो आप धोखा खा जाएंगे कि उषा जी से बात हो रही है, एकदम डिट्टो ना। मैंने वो गाना सुना मर्द का और साथ ही साथ औरत की आवाज़ में डुएट गाना गाती है इनकी बेटी, बड़ी गजब की बात। और ये जब उस समय पॉपुलर हुई थी तो हम लोग इनकी मर्दानी आवाज़ सुनने के लिए कार्यक्रमों में, हाँ, जैसे कि यहाँ के रिसेप्शनिस्ट में जब मैं फ़ोन करती हूँ, आज मैंने आपके लिए फ़ोन किया था यहाँ पे, तो हमेशा कहते हैं यस सर हमारी आवाज़ सुन के। तो पहले मैं कहती थी नहीं नहीं मैं हूँ उषा, तो फिर भी वो लोग कहते यस सर, बोलिए जी यस सर, सो इट्स ओके। असल में हमारी बेटी, शी इज़ अ फैंटास्टिक मिमिक एंड शी कैन डू वंडरफुल थिंग्स, बट द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली समबडी एल्स, नॉट माई डॉटर, बट माई डॉटर कैन रियली सिंग वेल एंड ऑल्सो माई ग्रैंड डॉटर। Just a small thing. While going through this memory journey, going back and writing, what was something new you discovered about yourself? That's a personal thing. If you feel, you can answer. Because what was something which you discovered about yourself in the process of writing? Yeah, because there are a lot of things, a lot of corners of our hearts which we don't get in touch. Lots and lots of things. I'm being a psychologist, so I want to ask you this. Okay, there are lots of things I would never have even mentioned. Yes. In my conversations with Vikas ji. The one thing I learned and discovered about myself is that I've always said I like to make my weaknesses my strengths. And this book, the process of writing and talking and listening, has made me, I've discovered I've become a much more honest person than I ever was before. And I think to get something published or written, there has to be, I know, because I hope this is in camera for us, yeah. There have been people from Savvy magazine, Vogue, from Femina, from all the ladies' magazines, who have asked me so many times for interviews on the personal side of my life. And I stayed away from it for such a long time, because somehow I had a feeling that I would be misquoted. कभी कभी क्या होता है, एक कॉमा नहीं लगाते हैं, एक एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाते हैं, या फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, और सिर्फ वो क्वेश्चन को आउट ऑफ, या आंसर को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके if you put it, it changes the whole thing. And I found that trust and faith in talking to Vikas ji. How beautiful. और विकास जी ने बोला कि आप सत्य की प्रतिमूर्ति हैं, और वो सत्य और निखर कर प्रखर होके आया। और मुझे रोना आता है, क्योंकि there are things he told me कि अगर इसके बारे में आप बात न करें तो this will not be your biography. He said in so many words, he said, I will not sensationalize it, लेकिन ये ज़रूरी है, आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। उस कमल के नीचे का कीचड़ को जानना ज़रूरी। और यही वजह हुई, मैं आपको बताऊं, पब्लिशर को जब मैंने स्क्रिप्ट दिया, पब्लिशर ने जब उसको पूरा देखा और उनका अपने एक्सपर्ट एडिटोरियल बोर्ड से पढ़वाया उस पूरे स्क्रिप्ट को, तो पब्लिशर ने कहा कि इस किताब में कुछ ऐसे अंश हैं जो छपने से क्या उषा जी नाराज़ नहीं हो जाएंगी? मैंने कहा उषा जी ने ही तो दिया है। तो कहा, तब भी उसको यकीन नहीं उनको हुआ। उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे उषा जी का लिखित परमिशन दिलवा दीजिए कि मैंने इस किताब की एक एक लाइन पढ़ी है और मैं इससे डिसएग्री नहीं करती हूँ। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा देखिए वो उसको यकीन नहीं हो रहा है, और वो कहता है कल को कोई ऐसा ना हो कि वो डिनाई कर जाए कि नहीं जी मैंने इनसे नहीं कहा, और इन्होंने, मतलब कई बार क्या होता है कि हम सच बोल देते हैं और बाद में सेकंड थॉट आता है कि यार वो कहना नहीं चाहिए था हमें। हाँ, लेकिन I had faith and trust that he, you know, there are many times I phoned and I said, you know, have you put this properly? Have you written this properly? Because I don't want to hurt anybody else. Exactly. You know what I mean? So
बहुत बहुत केयरफुली मैंने ये सब बातें की उनके साथ में, और इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ. लाइक आई हैव सम फ्रेंड्स ओवर हियर हु आई ओपनली स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स बिकॉज आई फेल्ट इफ यू आर माय फ्रेंड then you have to know about me. Absolutely. It's not enough just to know the frills and the fancies. You have to know deep within. It's only then. लेकिन ये जो weakness थी हमारे मुझ में पहले, उसको मैं overcome कर चुकी हूँ. So it's such a beautiful gift जो आपको भी इस process में मिली. Yeah, a beautiful gift. Self-discovery. That is why. Oh yes, discovery of what you really are. Like for example, I used to find it very difficult before to talk about the fact that in my time, I mean in school and things like that, I come from a Bombay, I come from an India, which knew no religion at all. Yes. At all. I've been born and brought up with Muslims as my neighbors, and I used to do namaz. I learned how to keep roza with them. I learned how to pray with them. लेकिन कोई शर्म, कोई झिझक, कोई hesitation कभी नहीं थी. I want to belong to that India. How beautiful. I want to be in that India. Beautiful. And yeah, and when I spoke about that, पहले मैं कभी नहीं बात कर सकी इसके बारे में, कि I was so influenced by my neighbors. दुपट्टा सर पे लगा के try to be like मीना कुमारी and be like वैजयंती माला and say behave like that, उन जैसे शलवार कमीज पहन के सलाम करना, आदाब करना. लेकिन ये सब I used to feel a little shy to talk about it. और पहले मैंने कभी नहीं कहा कि I have stitched clothes and sold it to Rajendra Kumar's family. Wow. To Dimple, yes. But I've never spoken about it. राजेंद्र कुमार की बिटिया थी छोटी सी, उनके लिए जाके ये कपड़ा सिलती थी. Can you believe? Kumar Gaurav's wife. Yes, yes. डिम्पल छोटी थी उस समय, और ये जे स्कूल में पढ़ते, जे कॉलेज स्कूल ऑफ और आर्ट. आपका हुनर पता चला कि आप स्टिच भी कर सकती हैं. ओ बहुत अच्छे से. मॉडर्न आउटलुक में ऐसे लगता है That's why you're into designing and printing. and you know modern and glitterati, but और शूज पे भी बहुत एक्सपर्टीज है इनको. शूज का तो मैं इनकी फैन हूँ, क्यों इनको देख के ही. But I tell you, that's such a beautiful question you asked me. Really. Because being a What's your psychologist, name? Meeta Sethia. I'm a psychologist by profession. Such a beautiful question. Because yeah, you know, nobody And this asks. is what the world deserves to know. Yes. They deserves to know your self discovery, because बहुत सारी चीजें हैं हम खुद के बारे में नहीं जानते जब तक कोई उस अंधेरे कोनों से हमें नहीं ले जाए और उस गलियों में गुजारे. और वो झिझक हमेशा रहती है. So beautiful. Thank you for answering this. Thank you so much. Thank you. Thank you, Kalam, for giving us such a fantastic evening. We'll have no more questions now. विकास जी, मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ. हाँ हाँ. और मेरे हिसाब से जब मैं किसी ऑथर के राइटर के बारे में लिखती हूँ तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो होता है वो होता है कि आप किसी इंसान के जीवन के एक्सपीरियंस को 100% आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीता है उसे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इनके बारे में लिखते हुए आपको कौन से ऑब्स्टिकल्स आए, आपने उन्हें ओवरकम कैसे किया? देखिए, ऐसा है कि जिस पर्सनालिटी से, क्योंकि आपका जो टीन एज है वो ज़िंदगी का ऐसा एक यादगार वक्त होता है जो आप, अगर क्रिएटिव लोग ज़्यादातर अपने बचपन और टीन एज को ज़िंदगी भर कैरी करते हैं, आपके भीतर का अगर वो टीन एजर नहीं बचा हुआ है आपके भीतर में, तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते. क्या है कि उषा जी का उस ज़माने से, जैसा कि मैंने बताया कि अपने उस किशोरावस्था के ज़माने से मैं इनका फ़ैन रहा. तो लिखते वक्त जब किसी पर्सनालिटी के लिए आप उनको पसंद करते हैं, उस पर्सनालिटी को उनकी क्वालिटीज़ की वजह से, उनकी कला के कारण, तो राइटिंग में कौंडिल्य जी जो एक हिंदी में एक टर्म आता है, पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में दाखिल हो जाना, दूसरे की पर्सनालिटी में दाखिल हो जाना. हम नॉवेल लिखते हैं, उसमें 20 कैरेक्टर हैं, ठीक है? आर यू गेटिंग? आप तो उसमें हम 20 कैरेक्टर हम
हमने हैंडल किया। अच्छा, उस 20 के दिमाग में मुझे जाना है कि अभी इस समय वो क्या सोच रहा होगा और इस समय वो क्या कर रहा होगा। तो पर काया प्रवेश अगर उषा जी पे हम कर रहे हैं तो इनकी काया में बगैर प्रवेश किए, यानी उस चरित्र की काया में जब तक आप जो भी क्रिएटिव लोग हैं इस बात को आप भी समझेंगी कि जब तक उस चरित्र में आप प्रवेश नहीं कर जाएंगे तब तक आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हीं विषय पर लिखना चाहिए जिसमें सचमुच में आप उस काया में प्रवेश करने लायक अपने को एबल पा रहे हैं, ठीक है। और एक ऑथर के लिए जो एक शेर छोटा सा है, जो मैंने कहा आपसे 20 साल इंतज़ार इनसे मिलने के लिए मुझे करना पड़ा। वो एक तपस्या ही थी, शायद पुराने ज़माने में कुछ ऋषि महर्षि 100 साल करते थे, कलयुग में 20 साल किया मैंने। तो हालांकि महर्षि नहीं हूँ मैं, लेकिन 20 साल किया। ऐसा है, एक शेर है इसके लिए, कैसे पर काया प्रवेश है। तो कोई जगह हो न हो बना लेंगे जगह अपने लिए, कोई जगह हो न हो बना लेंगे जगह अपने लिए, मुझको मालूम है हुनर दिल में उतर जाने का, मुझको मालूम है हुनर दिल में उतर जाने का। ऐसा है कि एक ऑथर को ऐसा, जिसको कहते हैं एम्पैथी कहते हैं, या किसी से जब आप बात करते हैं ऐसा लगे कि मुझे इसको बता देना चाहिए। आप में वो एक, जिसको कहते हैं हिप्नोटाइज करना, एक ऐसी क्षमता एक ऑथर को डेवलप उसमें होनी चाहिए, जिसको मैं कोशिश में मैं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कर गया हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात कहे कि मेरे ख्याल से वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं एक आखिरी बहुत मार्मिक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अशोक कुमार साहब से मिलने के लिए मैं बॉम्बे गया। अनिंदिता जी, वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन ये वक्त के पार की चीज़ है। एक कविता है, अशोक वाजपेयी बड़े ग्रेट पोइट हैं, और सबसे अंत में आए मल्लिकार्जुन मंसूर और समय से बहुत आगे निकल गए। तो समय से आगे निकल जाने की एक बात बता देता हूँ। अशोक कुमार साहब से मेरी मुलाकात बॉम्बे में हुई। जब मैं गया, मैं जर्नलिस्ट, मैं एक मैगज़ीन छोटी सी निकालता था, तो मेरी बड़ी हसरत थी कि अशोक कुमार जी जो भागलपुर में जिनका जन्म हुआ, उनसे मैं मुलाकात करता। किशोर साहब तब तक गुजर चुके थे। तो खैर, जब मैं बंगले में गया, बड़ा सा कैंपस, बड़ा बंगला, लेकिन वीरानी थी, एक गार्ड था। मैंने कहा कि मैं बिहार से हूँ, मैं जर्नलिस्ट पत्रकार हूँ और मैं साहब से मिलने आया हूँ। तो गार्ड ने कहा वो कल ही हॉस्पिटल से आए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल से आए हैं। तो मैंने कहा सुनो, ऐसा है कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं चला जाऊँगा मिलने, लेकिन प्लीज़ तुम ये स्लिप ले जाओ। और मैंने उस पर लिखा अपना नाम, और मैंने लिखा आपके बिहार से आया हूँ। मैंने कहा ये तुम इतनी मदद कर दो मेरी कि उनके टेबल पे जाके सामने रख दो। मैंने कहा वो बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं लौट जाऊँगा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है कि जाके मिल लेना। बोला, वो बहुत पछताते हुए गया कि अब ये आदमी इतनी ज़िद कर रहा है तो चलो देखते हैं। वो जाके उन्होंने दिया। जब उन्होंने पढ़ा आपके बिहार से, तो ये उनके दिल को छू गया। मैं गया। खैर वो बड़ी करीब 2-2.5 घंटे तक हमसे बात करते रहे। एक बड़ा फोल्डिंग चेयर था जिस पे वो मतलब बेड जैसा बन जाता है, बेड कम चेयर जैसा, बैठे हुए थे खिड़की किनारे। वो होम्योपैथी के भी बड़े जानकार थे। खैर बात का, एक डॉली थी जिनको उनके बेटे बेटी सब थे, लेकिन कोई घर में नहीं था। ही वॉज अलोन। और एक लड़की थी डॉली, डॉली को एक अनाथाश्रम से उनकी वाइफ ने अडॉप्ट किया था बच्चा रहते हुए। अब पता नहीं क्या उस समय में सोच थी उनकी, आई डोंट नो। डॉली को उनकी वाइफ शोभा जी ने अडॉप्ट किया था। डॉली बड़ी थी, डॉली ही उनकी देख रेख कर रही थी। मुझे बाद में पता चला कि अपने बच्चों को हर महीने वो रुपयों का लिफाफा हर महीने सैलरी की तरफ भिजवा देते थे, लेकिन कोई आता नहीं था उनका हाल लेने। डॉली ही उनको देखती थी। खैर मैं आपको बताऊं कि डॉली से अचानक दादा मुनि ने कहा, डॉली मैं इस लड़के को वो बात बता दूं जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। अच्छा, जब आपसे के सामने कोई ऐसी बात कहे तो आपकी क्यूरोसिटी और बढ़ जाती है कि भाई कौन सी ऐसी बात जो आपने किसी से नहीं कही है। तो और ये कह रहे हैं कि मैं बता दूं इसको। तो डॉली हंसने लगी, कहा कि बाबा ये आपकी मर्जी है, आप बताएं क्या करें।
तब उन्होंने, मैंने कहा कि अब नहीं बताएंगे तो मुझे तो नींद मेरी उड़ जाएगी, प्लीज़ बता ही दीजिए, इससे बेहतर कि आप नहीं कहते तो ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ शोभा, मेरी शादी जब ठीक हो रही थी तो बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें आई, ठीक है, और लेकिन भागलपुर की एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी शोभा, उसकी तस्वीर आई थी। तो मेरी माँ सब तस्वीर देखने के बाद कहती थी इसमें शोभा जैसी कोई नहीं है, लेकिन डिसाइड भी नहीं कर रही थी शोभा के साथ मेरी शादी। खैर अल्टीमेटली शादी हो गई। कहा कि शोभा बीमार पड़ गई थी और उस समय में तो सैलरी पे कुछ फिक्स किया जाता था अभिनेताओं को कि इतने सैलरी पे आपको रखा जाएगा फलां स्टूडियो में, फलां, वो सैलरी वाला सिस्टम था। तो ये उस पे थे और 2-3 शिफ्ट में काम करते थे। तो नर्सिंग होम में जब इनकी वाइफ थी तो कहा कि ये शाम का कहते थे कि जो मैं उनके लिए टिफ़िन लेकर के मैं ही जाता था, चाहे कितना भी बिजी हों, लेकिन वो टिफ़िन लेके मैंने कहा हुआ था कि मैं जाऊंगा और अपना काम ख़त्म करके शाम को मैं नर्सिंग होम जाता था। इन्होंने कहा कि एक शाम जब मैं पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा शोभा जी बस अभी 15 मिनट पहले गुजरी हैं। वो मोबाइल का ज़माना नहीं था। शोभा जी, इन्होंने ये तो बिल्कुल हैरान रह गए और जाके जब देखा तो शोभा जी की आंखें खुली हुई थी। तो खैर ये डेड बॉडी लेके आए घर। तो इन्होंने अपने एक बड़े ख़ास दोस्त से पूछा कि भाई शोभा की आंखें क्यों खुली हैं। ये अशोक कुमार साहब ने मुझे सुनाया और उन्होंने कहा कि ये पहली बार मैं किसी से कह रहा हूं। तो कहा कि शोभा की आंखें क्यों खुली हैं, अपने दोस्त से पूछा। तो दोस्त ने कहा कि कोई जब जा रहा होता है दुनिया से और किसी का इंतज़ार होता है, उस वक्त आंखें खुली रह जाती हैं इंतज़ार में। शोभा शायद तुम्हारे इंतज़ार में उसकी आंखें खुली रह गई। और ये जो कहानी मुझे बता रहे थे अशोक कुमार साहब, रो रहे थे और मैं तो मतलब हैरान हक्का बक्का था कि हे भगवान ये क्या हो गया है। और कहा कि फिर मैंने क्या किया। तो मैंने कहा सर क्या किया आपने। कहा मैं शोभा के चेहरे पे झुका, उसके अनेक चुंबन लिए, माफ़ी मांगी उससे। कहा शोभा माफ़ कर दो हमको कि तुम्हारे आखिरी वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। उन्होंने कहा शोभा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। मैं आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई टेल यू, लेखक का काम जो है क्रिएटिव आदमी का, वो दिल में उतरने का है कि जो बात तुमने अपने अजीज से अजीज दोस्त को न कही हो, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को नहीं कही हो, वो मिलेगा ऐसा। वो चर्च का कन्फेशन कॉर्नर है, वो चर्च का कन्फेशन कॉर्नर है जहाँ तुम जाके कह दोगे कि हाँ मैं कहूँगा तुमसे, तुम ही से कहूँगा। थैंक यू। तो पोदार है। आई हैव जस्ट रिटन अ पोएम। मैं हिंदी में कविता लिखता हूँ, तो मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूँ। एंड उषा आंटी इज़ very much from Bengal and part of us for such a long time, and something which we all can relate to. So here it goes. कई किरदार, इसकी शीर्षक है कई किरदार। कई किरदार रोज़ हम जीते हैं, मकसद बदलते भी रहते हैं। फिर क्यों हम खोजते हैं राह है मुलाकात, फिर क्यों हम उम्मीदों को देते हैं तलाक। आँखें उस ओर बेसब्री से निकल है जाती, आँखें उस ओर बेसब्री से निकल है जाती, खालीपन पाकर है लौट आती। फिर क्यों नज़र बन जाती है किरदार, फिर क्यों नज़र बन जाती है किरदार, ओझल होकर भी करती है इंतज़ार। जब मृत्यु गले लगने आती है द्वार, जब मृत्यु लगने गले आती है द्वार, धड़कन तुझे ही खोजती है बार बार। एक बात बता इस किरदार का नाम है क्या, एक बात बता इस किरदार का नाम है क्या, ज़िंदगी जिसको अब देगी नहीं पनाह। वक्त आ गया है
छोड़ जाऊं अब सब यहाँ, वक्त आ गया है छोड़ जाऊं अब सब यहाँ, इंतज़ार में शायद है किरदार वहाँ। फिर एक बार भावनाओं का होगा संगम, खामोशी और रूह का होगा अब मिलन। मेरे जाने के बाद तेरे भी मन में होगी एक तूफ़ान, मेरे जाने के बाद तेरे भी मन में होगी एक तूफ़ान। याद करोगी मुझे आंसू तेरे करेंगे बयान। तेरे इस किरदार को क्या बुलाएगी दुनिया, तेरे इस किरदार को क्या बुलाएगी दुनिया। चिंतन में मत रहो संग तेरे रहेगी मेरी दुआ। कई किरदार रोज़ हम निभाते हैं। Thank you so much. Excellent session, and we even ended on a very emotional note. Special thank you to Ushadi. We've always, as Kolkatans, we've always known her as a very brave woman, and I think this book celebrates that bravery. May I request Ehsaas Women of London, Sangeeta Dattap, to please come and felicitate both Vikashji and Ushadi. धीरे धीरे